देवर जी इशारा कर रहे हैं तुझे, लगता है होली का रंग लगाना है। नहीं दीदी, हम नहीं जाएंगे। चलो, बड़ों का लिहाज तो है, पर होली है, जा। दीदी अरे जा, कुछ नहीं, जा जा। जा। छोड़ना नहीं देवर जी। अरे अरे, देख के। अम्मा जी, आजकल के बच्चे ऐसे ही होते हैं, आप भी ना खामखा नाराज होती। माँ, देविका इस उम्र में मौज मस्ती नहीं करेगी तो तब करेगी। अच्छा, तुम लोग चलो अंदर जाओ, जाओ जाओ जाओ। छोड़ना नहीं देवर जी। वैसे जब से देविका इस घर में आई है, हर रोज होली है, हर रात दिवाली है ना? अच्छा, बहुत तरफदारी हो रही है उसकी। रुक देविका, रुक जा, भाग के कहाँ जाएगी? रुक। अब भागो, कहाँ भागो हैं? देखिए अजय, हमने कहा मत लगाइए रंग। नहीं। देखिए देखिए, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये सही नहीं। प्लीज ऐसा मत कीजिए। देखिए देखिए, हमें जाने दीजिए, ऐसा मत कीजिए हमारे साथ। होली का दिन, एक लड़की रंग खेल रही थी, चेहरे पर खुशी और आसपास बिखरे हर रिश्ते के ढेरों उजाले। और अचानक ये उजाला गम की काली रात में तब्दील हो गया। अभी अभी जो मंजर आपने देखा, उससे आप ये तो समझ ही गए होंगे कि देविका नाम की एक लड़की जो अपने ससुराल में एक सुखद जीवन बिता रही थी, उसकी जिंदगी में कोई भयानक घटना घटी, जिसके परिणाम स्वरूप वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जहां उस पर अत्याचार हो रहे थे। लेकिन क्या था देविका की इस हालत के पीछे का सच? ऐसी कौन सी दर्दनाक घटना घटी उसके जीवन में जो वो इन हालात की शिकार हो गई? आइए देखते हैं। अजय, अजय, माँ जी, माँ जी, दीदी, माँ जी को है, देखिए ना अजय को क्या हो गया, माँ जी। जैसा कि हमारे यहाँ की परंपरा है, लड़की के विधवा हो जाने के बाद उसके बाल काट दिए जाते हैं। तो आज देविका के भी बाल काट दिए जाएंगे। नहीं, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। मम्मी पापा, आप लोग कुछ कहिए ना, हम अपने बाल नहीं कटवाएंगे। माता जी थोड़ी सी दया कीजिए हमारे बेटे पर। अरे वाह, मेरा बेटा मर गया तो उसका किसी को दुख नहीं है। नहीं, लड़की के बालों की फिक्र ज्यादा है। हाँ? और सुन, पति चला गया है तेरा, विधवा है तू, विधवा। और हमारे समाज में विधवाएं ऐसी ही रहती हैं। देख इन्हें, समझे? रुक जाइए, छोड़ दीजिए इसे। अरे मत काटिए इसके बाल। तुझे पता भी है कि तू क्या कह रही है? ठीक कह रही है माँ वो। कैसी दकियानुसी बातें कर रही हैं। आज सबको अपने तरीके से जिंदगी जीने का अधिकार है,
अगर वो नहीं चाहती ऐसा करवाना तो जबरदस्ती क्यों की जा रही है? और वैसे भी माँ, जो भी हुआ उसमें इस बेचारी का क्या दोष? इसकी जिंदगी तो वैसे ही उजड़ गई। इसे और दुख मत दीजिए। दीदी, आप नहीं जानती कि आपने हम पे कितना बड़ा एहसान किया। ऐसा क्यों कहती है देविका? तू मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन है। ऐसे अब जब अजय नहीं रहे तो हम यहाँ इस घर में रहकर करेंगे भी क्या? दीदी, हम मम्मी पापा के साथ चले जाएंगे। हम नहीं रुकेंगे यहाँ। ऐसा क्यों सोचती है पगली? ये तेरा घर है, तू यही रहेगी। तू इस घर की छोटी बहू है और यहाँ रहने से तुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं दीदी, हम यहाँ नहीं रहेंगे। हम मम्मी पापा के साथ चले जाएंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। देविका आपके घर की बहू है। आप लोग उसके बारे में जो सोचेंगे सही सोचेंगे। देखिए, आप बिल्कुल चिंता मत करिए। देविका अब हमारी जिम्मेदारी है। हम उस पर कोई आंच नहीं आने देंगे। आप बेफिक्र रहिए। मम्मी पापा, आप लोगों के बिना हम यहाँ क्या करेंगे? हमें अपने साथ ले चलिए ना प्लीज। मम्मी, हमें साथ ले चलिए। हाँ प्लीज पापा। पापा, मम्मी, मम्मी पापा, हमें अपने साथ ले चलिए ना। जहां एक और हमारे समाज का एक तबका तेजी से बदल रहा है, तरक्की की नई ऊंचाइयां छू रहा है, खेल हो या व्यापार, हमारा देश हर क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक पहचान बना रहा है। और इतना ही नहीं, हमारे देश की लड़कियां भी हर क्षेत्र में अपने लिए नाम और शोहरत हासिल कर रही हैं। वहीं समाज का एक तबका ऐसा है जहां आज भी देविका जैसी मासूम इन दकियानूसी परंपराओं की जंजीरों में जकड़ी हुई है। ऐसी परंपराओं का समर्थन महिलाओं पर होने वाले अत्याचार की एक शर्मनाक कड़ी है, जिसका सावधान इंडिया पुरजोर विरोध करता है और आप सबसे भी अपील करता है कि इसके खिलाफ बुलंद आवाज उठाएं। बहरहाल देविका की जेठानी ने उसके बाल कटने से तो बचा लिया, लेकिन ऐसे वक्त में जब देविका जैसी लड़कियों को सबसे ज्यादा उम्मीद अपने मायके वालों से यानी अपने माता पिता से होती है, उसे दूसरा झटका तब लगा जब उसके माँ बाप ने भी उसका साथ नहीं दिया। और जिस वक्त देविका को सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, उस वक्त वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। ये क्या, इतनी रंग बिरंगी साड़ी? अरे बाबा, अब मैं क्या जानता था कि तुम्हें कौन सा रंग पसंद आएगा। तो मैं ये रंग बिरंगी बहुत सारी साड़ियां उठा लाया। मैंने सोचा कोई ना कोई तो पसंद आ ही जाएगा। माँ जी,
माँ जी ये आप क्या करी? चुप रहे, अभी पता चल जाएगा कि क्या कर रही हो। माँ जी क्या कर रही है आप? ये साड़ियाँ ये सब? बेटी कितने सामान छपाती है। माँ जी आप हमें कहाँ ले जा रही? जल्दी माँ जी हमारी बात तो सुनिए। अरे चल। माँ जी चल मेरे साथ। माँ जी ये क्या करी है? माँ जी छोड़िए ना। माँ जी माँ जी अबे बताती हो कि क्या कर रही हो। ये क्या कर रही है आप? दीदी दीदी देखिए ना माँ जी क्या कर रही है। आप कुछ बोलिए ना इन्हें। माँ जी ये आप क्या कर रही हैं? अरे वही कर रही हूँ जो तूने मुझे पहले नहीं करने दिया। अब ये यहाँ नहीं उस कोठी में रहेगी और समझी, हर रंग से दूर, हर उजाले से परे। इसे से सादा खाना मिलेगा और ये अपना सारा काम खुद करेगी और बस मैं इसके आगे किसी की कुछ नहीं सुनूंगी, समझी। और माँ जी रुक जाइए। माँ जी हम आपके आगे हाथ जोड़ के रुक जाइए। माँ हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। माँ जी रुक जाइए। ये ले, ए, आज से इसी चटाई पर तुझे सोना है, समझी। माँ जी आप हम पे इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? अरे जुल्म तो उस ऊपर वाले ने हम पर किया है, जब मुझसे मेरा बेटा और तुझसे तेरा सुहाग छीन लिया। और सुन, आज से यही तेरी जिंदगी है। जितनी जल्दी अपना लेगी ना उतनी ही सुखी रहेगी और तेरी भी जिंदगी मेरी तरह कट जाएगी, समझी। सुनिए, हाँ मैं मौसी जी के साथ बाजार सब्जी लेने जा रही हूँ। अम्मा मंदिर से आए तो आप बता दीजिएगा कि क्या खाएंगे। मच्छी बना लो ना, देविका को भी पसंद है। मच्छी, पर देविका तो ये सब। आइए मासी। वो ऊंचा है ना, तुम्हारा हाथ नहीं पहुंच रहा था, मैंने सोचा मैं मदद कर दूं। मतलब मैं डाल देता हूँ ना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? देविका तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? हाँ? माँ वो पूनम बाजार मच्छी लेने गई है, बोल रही थी माँ तो बता देना।
क्या बात है, ऐसे क्या देख रहे हैं? दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की को देख रहा हूँ। अच्छा एक चीज बताओ, शादी के बाद लड़कियां ये सिंदूर लगाती हैं, लाल चूड़ियां पहनती हैं, तड़कते भड़कते रंग, चेहरे पे इतनी लाली, क्यों? ताकि पत्नी अपने पति को और भी खूबसूरत लगे, इसीलिए। अच्छा, लेकिन इससे फायदा क्या होगा? आप भी ना हटिए। नहीं नहीं, अच्छा बताओ ना कि लड़कियां शादी के बाद अपने ऊपर ये तड़कते भड़कते रंग लपेट कर क्या चाहते हैं? मेरा मतलब है क्या चाहते हैं कि पति क्या करे? मैं बताता हूं। डर क्यों रही है? पहले अजय था, लेकिन अब ये सोच कि इतनी बड़ी जवानी तो अकेले काटेगी कैसे? अरे मैं तेरे को बहुत खुश रखूंगा, को रानी बना के रखूंगा, दूसरी बीवी को मत, ठीक है? वादा है मेरा। लेकिन अगर तू चिल्लाई और बाहर खबर गई, काट के रख दूंगा। ये जो डर है ना, थोड़ी सी देर का है, कुछ नहीं होगा। दीदी, दीदी, माँ जी, दीदी, दीदी, वो मैंने पहले ही कहा था कि इसकी खूबसूरती छीन लो, काट दो इसके बाल, पर नहीं, देख लिया इसका नतीजा। तेरा पति ही इस पर फिसल गया। अब जितनी जल्दी हो सके इसको वापस इसके घर भेज देना चाहिए, समझी? जैसे आपकी मर्जी माँ जी। दीदी, दीदी, अब देख लीजिए, अगर आप लोगों को अपनी बेटी को घर ले जाना है तो। देखिए, हमारी बेटी है, ले जाएंगे, पर उसके आगे दो बेटियां खड़ी हैं। एक की 3 महीने बाद शादी है। अब ऐसे में देविका का वहां होना, आप समझ रहे हैं ना? देखिए, चिंता मत करिए आप, देविका हमारी बहू है, कोई सड़क पे थोड़ी ना पड़ी है।
तेरा कसूर नहीं है, तेरी खूबसूरती ही तेरी दुश्मन बनी। अब तो एक ही रास्ता बाकी। नहीं मौसी, अब कोई रास्ता नहीं बचा। मेरी जिंदगी इसी चार दीवारी से शुरू होती है और इसी चार दीवारी पे खत्म। नहीं बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो एक ही द्वार खुलता है, प्रभु का द्वार। हाँ, अब तुम्हारी सारी जिंदगी प्रभु के चरणों में अर्पित हो सकती है। लेकिन मौसी, बेटा, मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ तुम जैसी बेसहारा औरतों को सहारा दिया जाता है। अरे वहाँ कम से कम तुम इंसानों की तरह तो जिंदा रहोगी। मौसी पर सासू माँ। अरे तुम्हारी सासू माँ भी यही चाहती हैं। देविका के लिए अब इस समाज और इस घर में जीना मुश्किल होता जा रहा है, जहां उसकी इज्जत के साथ साथ उसका आत्मसम्मान, उसका आत्मविश्वास सभी कुछ खतरे में था। अब उसे ना तो अपनी ससुराल से कोई सहारा मिल रहा था और ना ही अपने माता पिता से। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई थी कि उसके सामने दो ही रास्ते बचे, या तो अपने आप को अपने जेठ विक्रम के हवाले कर दे, या फिर मौसी की बात मानकर यहां से कहीं दूर चली जाए। जाहिर है ऐसे में उसने दूसरा रास्ता ही अपनाया और मौसी के साथ उत्तर प्रदेश के एक विधवा आश्रम में रहने चली गई, जहां उसे यह आश्वासन दिया गया कि वो एक इज्जत की जिंदगी जी पाएगी। विमला, इस बच्चे को इसका कमरा दिखाओ। अरे खुश रह बिटिया। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? जी हमारा नाम देविका है। सुन रहे देविका, जैसा कि तूने देखा यहाँ जो भी रहता है उसे अपना काम खुद करना होता है और खुद ही कमा कर लाना पड़ता है। इसलिए मैं तुझे कल ले जाऊंगी और सिखाऊंगी कि कैसे कमाना। मत लगाइए रंग, नहीं। मुझे दीजिए, मैं 2 दिन से खाना नहीं खाया, 2 दिन से खाना नहीं खाया। विमला दीदी, इन औरतों को तो हमने आश्रम में देखा था। ये दिन भर यहाँ आकर भीख मांगकर अपना पेट भरती हैं और अब से तुम्हें भी यही करना होगा। लेकिन विमला दीदी, हम ये नहीं कर सकते। तो तुझे क्या लगता है ये सब पेट से सीख कर आई हैं? गौर से देख लेना और लग जा काम पर, वरना अगर गंगा दीदी को पता चला ना तो वो तुझे आश्रम से भी निकाल देगी।
विमला दीदी, लेकिन वो मुझे दीजिए बस। अरे देविका, ये क्या कर रही हो? कितनी बार कहा है कि तुम ये सब काम करते हुए अच्छी नहीं लगती। तुम सिर्फ एक काम करते हुए अच्छी लगती हो, मुझे प्यार करते हो। अरे बेटा, बेटा क्या हुआ? तू आज काम पर नहीं गई? देखिए, हम भीख नहीं मांग सकते। हमारे पति ने हमें बहुत ही प्यार से। लेकिन बेटा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। इस बात को तुझे स्वीकार करना होगा बेटा। देख, तुझे ये काम पसंद नहीं है ना, मत कर। हम ऐसा करते हैं, तू प्रभु की माया में अपना दिल लगा ले। प्रभु खुद ब खुद तेरे सारे दुख दूर करेंगे। हाँ, चल तुझे कुछ दिखाती हूँ। अच्छा, देख कैसे यहाँ सभी औरतें अपना हर दुख भुलाकर प्रभु से मोह करती है, उन्हीं के साथ अपना सारा जीवन व्यतीत करती है। तू भी इनमें शामिल हो जा। बैठ। वो थोड़ा अजीब सा लग रहा है। सब प्रभु की माया है। तू अपने पति अजय से बहुत प्यार करती है ना, तो बस सिर्फ उसी के बारे में सोच। वो आएगा, तेरे सपने में आएगा और तुझसे खूब सारा प्यार करेगा। वो आएगा बेटा, सोच।
चलो चलो। दीदी बोल बेटा। दीदी वो हमारे सपने में अजय आए थे, हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि वो सच था या फिर हमारा वहम। बेटा कितने दिनों के बाद तेरा चेहरा जरा सा खिला है, अब वो सच था या वहम इसकी चिंता मत कर तू। मुझे खुशी मिली ना तो और कुछ मत सोचना, बस इसी तरह श्रद्धा से प्रभु की पूजा कर, तेरे पति रोज तुझसे मिलने आएंगे। जो देविका के साथ हो रहा था उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन इतना तो साफ था कि देविका की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। एक बार फिर से उसका विश्वास तोड़ा जा रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार उसे इस बात की भनक तक नहीं थी। हर रोज वही सिलसिला दोहराया जाता। देविका हर सुबह असमंजस में उठती। उसे लग रहा था कुछ गड़बड़ तो जरूर है, लेकिन जब भी वो गंगा से इस बात का जिक्र करती, गंगा उसे ईश्वर की भक्ति और अपने पति का प्रेम याद करके जीवन बिताने की सलाह देती। देविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। और इस बीच एक बात और जो उसे खटक रही थी, वो थी विमला का उसे यूं देखना मानो वो उससे कुछ कहना चाहती है। आखिर क्या कहना चाहती थी विमला? देविका, ए देविका, इधर आ। घबरा मत, मैं तेरी मदद करना चाहती हूँ। कैसी मदद? हम तो यहाँ बहुत खुश हैं। देविका, तुझे सच नहीं पता, इस आश्रम में बहुत से राज छुपे हैं जो सिर्फ मैं जानती हूँ। कैसे राज? मैं ज्यादा कुछ तो तुझे बता नहीं पाऊंगी, लेकिन आज शाम को पूजा के बाद प्रसाद मत खाना। प्रसाद खाने के बाद तुझे बहुत नींद आती है और फिर उसके बाद तेरे साथ क्या क्या होता है ये तू नहीं जानती है। क्या क्या होता है मतलब? सच जानना है तो प्रसाद मत खाना। बेटा आज पूजा में नहीं आई, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खुद प्रसाद लेके आई हूँ। लो प्रसाद लो, खा लो बेटा। सच जानना है तो प्रसाद मत खाना। गंगा दीदी, ये लो 1500 रुपए। नहीं ये नहीं चलेगी, दूसरे का बताओ। इसका क्या रेट है? चल ठीक है, दिया। आज कुछ नया आजमा लो, देखो। नहीं ये नहीं चलेगी। तो आपको वही पसंद है, कोई बात नहीं, चाहिए कमरे में। और प्रसाद में नींद की गोली मिला दी है, इस वक्त गहरे नींद में है और आपका इंतजार कर रही है रोज की तरह। अब देविका के सामने सारी बात साफ हो चुकी थी। उसके साथ जो कुछ भी हो रहा था वो उस नशीली दवा का असर था जो उसे प्रसाद में मिलाकर खिलाई जाती थी। एक बार फिर देविका हालात की शिकार हुई थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां से भागकर सारी बात अपनी जेठानी को बताने का फैसला किया। हेलो हेलो दीदी। देविका, तुम ठीक तो हो ना? नहीं दीदी, हम बिल्कुल ठीक नहीं है। आप प्लीज हमें बचा लीजिए, हमें ले जाइए यहाँ से दीदी। देविका देखो, रो मत, मुझे बताओ तुम कहाँ हो? दीदी वो हमें ना। हेलो देविका, हेलो, क्या हुआ? कौन था? माँ जी, वो मेरी मथुरा वाली मौसी है ना, वो बीमार है, बस वहीं से फोन था।
अच्छा, भाग जाएगी? चुपचाप बैठी रहना। आज से इसका खाना पीना बंद। दीदी दीदी हमें बहुत भूख लगी है, थोड़ा सा खाना दे दो, हमने बहुत दिन से कुछ खाया नहीं, हमें भी दीजिए ना। क्यों रे? पार्टी बाजी हो रही है यहाँ? चुप! देख, इसको कल से भीख मांगने के लिए लेके जाना। जब तक इसकी खूबसूरती वापस नहीं आती तब तक इससे भीख मंगवाना। और तू, तेरा भी खाना बंद आज से। खाएगी? नहीं नहीं, अरे अरे हमारी बात सुनिए दीदी, हमारी बात सुनिए। आप जैसा कहेंगे हम बिल्कुल वैसा करेंगे, लेकिन हमें खाना दे दीजिए। आप बोलिए ना, अरे आप बोलिए ना उन्हें। अरे आप जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे, हम सच कह रहे हैं, लेकिन हमें खाना दे दीजिए, हमें बहुत भूख लगी है। बहन जी कुछ पैसे दे दीजिए, आपके बच्चे हमेशा खुश रहेंगे, पैसे दीजिए ना। देखिए भाई साहब कुछ पैसे दे दीजिए, आप कुछ पैसे दे दीजिए, हमने बहुत समय से कुछ नहीं खाया। चल भिखारी गई की सारा माहौल खराब कर रखा है इन लोगों ने। देखिए बहन जी कुछ पैसे दे दीजिए, हमने बहुत समय से कुछ नहीं खाया, दे दीजिए ना, हमें पैसे दीजिए ना। आपका बहुत भला हो बहन जी, आप हमेशा खुश रहे। आप हमेशा खुश रहे बहन जी, आपका परिवार हमेशा मुस्कुराता रहे, आपके घर में कभी दुखों के बादल ना आए, हमेशा हंसते रहे। देविका, दीदी, देविका कैसी है तू? क्यों बार बार भाग जाती? अरे तेरे मौसी को इतने सारे पैसे दिए हैं मैंने तुझे यहाँ मंगवाने के लिए। तू तो मेरे कुबेर का खजाना है, खजाना। अरे तुझे भी तो मजा ही आया ना इस सब में। एक तो विधवा होने का दर्द, ऊपर से आप सब लोग मरहम लगाने के बजाय उनकी तकलीफों को और बढ़ा रहे हैं। अरे विधवाओं को सारी दुनिया अपशगुनी मानती है, कोई नहीं अपनाता उन्हें। अरे नीरस सी है उनकी जिंदगी, और वो नीरस जिंदगी में मैं रस भर रही हूँ। जाओ ले जाओ इसे, छोड़ो हमें। जाओ। जो करना चाहते वो कर लो, फिर बोलना नहीं ऐसे वसूल नहीं हुआ। देखिए ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। देखिए ऐसा मत कीजिए। नाटक नहीं, बिल्कुल नाटक नहीं। बेहोशी में तो खूब वाह 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 वाह, होश में आई तो नहीं 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 नहीं, ये बंद कर नाटक। कहा था ना तेरे को पहले, मेरी बात मान लेती तो ऐश करती ऐश।
सौतन बना के रखता पूनम की। पर नहीं मानी बात। देख आज कहाँ गई तू? भुखमरी भीख और काम तो वही कर रही है, वहां कर लेती तो क्या बुराई थी। चल खैर मूड खराब मत कर, आज आखिरी बार आया हूँ, चल जल्दी। पूनम देखो, देविका यहाँ हम तुम्हें खबर ही करने वाले थे। मैं से यही कह रहा था कि यहाँ क्यों है। मैंने से यही कहा कि अगर अपनी भाभी को बोलती ना तो वो नाराज नहीं होती, अच्छे से रखती। तो मैं देविका कैसी है तू? बिल्कुल ठीक नहीं है दीदी, हमें यहाँ पे लाके भेज दिया गया दीदी, और रोज हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ होता रहा। अजीब बात तो ये कि रोज रात को हमारे साथ जेठ जी। देविका, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी विधवा हो गई, उसे दुनिया की नजरों से बचाने के बजाय तुमने उस पर गंदी नजर डाली, और आज तुम इतना गिर गए कि उसे यहाँ इस नर्क में ले आए। हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमें इस नर्क से बाहर निकालें। हमें मुक्ति चाहिए इस नर्क से। देविका सुन, अगर तेरी बात में जरा भी सच्चाई है तो मैं तेरी हर लड़ाई में तेरे साथ हूँ। इसके लिए तुझे आश्रम जाना होगा। अरे दुनिया की हर औरत विधवा हो गई तो क्या वो हर आदमी के लिए बाजारू हो गई? ये बात बाद में भी कर सकते हैं। अब नहीं। लो, मैं भी विधवा हो गई। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इसे। चलो। देविका, आपराधिक षड्यंत्र रचने और विधवा आश्रम की आड़ में मासूम महिलाओं को धोखे से जिस्म फरोशी के दलदल में धकेलने के अपराध के लिए गंगा को आईपीसी की धारा 120 बी और इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 3, 4, 7 और 9 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। सरकारी गवाह बनने की वजह से विमला को सजा में रियायत जरूर दी गई, लेकिन गंगा के अपराधों में इतने दिनों तक उसका साथ देने के लिए उसे आईपीसी की धारा 109 और 120 बी के तहत 1 साल कैद की सजा सुनाई गई। देविका के जेठ विक्रम को आपराधिक षड्यंत्र करके देविका को फंसाने और उसका बलात्कार करने के जुर्म में आईपीसी की धारा 354, 376 और 120 बी के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। साथ ही मौसी को भी आपराधिक षड्यंत्र में विक्रम का साथ देने के लिए आईपीसी की धारा 120 बी के तहत 2 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये कैसी सोच है जो पति की मौत के बाद एक औरत के वजूद को ही नकार देती है? जब हमारा संविधान, हमारा कानून महिलाओं और पुरुषों को बराबर अधिकार देता है, तो फिर क्यों इन जगहों पर आज भी औरत को या तो सिर्फ मर्द की जायदाद या उपभोग की वस्तु ही समझा जाता है? याद रखिए, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे, आप अपने शोषण के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगी, हालात नहीं बदलेंगे। सावधान इंडिया देविका की बहादुरी को सलाम करता है और उम्मीद करता है कि देविका के संघर्ष की यह मिसाल समाज में एक सार्थक बदलाव की नई शुरुआत साबित होगी। खरपतवार, खेत में फसल के साथ उगने वाली वो घास फूस और पौधे जिन्हें अगर जल्दी उखाड़ कर न फेंका जाए तो वो पूरी फसल को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे समाज में भी महिलाओं के साथ अपराध करने वाले अपराधी खरपतवार की तरह फैले हुए हैं और पूरे समाज की जड़ों को खोखला कर रहे हैं। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर उन्हें पहचानें और समाज से उखाड़ कर बाहर कर दें। हमारे देश में पिछले 3 सालों में महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों में 12% का इजाफा हुआ है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत कम केसेस में देखने को मिलता है जब किसी औरत ने अपने साथ हो रहे अपराध के खिलाफ आवाज उठाई हो, लेकिन आज हम जिस महिला की बात कर रहे हैं वो एक मिसाल है। उसने न सिर्फ अपनी बेटी को बल्कि 6 और लड़कियों को अपराध का शिकार बनने से बचाया और एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। ये कहानी है अंबिका की, जो उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव कारवी में रहती थी। आज आप फिर कहीं जा रहे हैं? हम आपसे पूछ रहे हैं। काम है। रोज शाम को ऐसा कौन सा काम रहता है? स्कूल चलाता हूं, आइसक्रीम का ठेला नहीं। हजारों काम होते हैं मुझे। अरे आप सीधे मुंह।
कहाँ थे अभी तक आप? नींद आ रही है, खाना लगा। हमसे कोई भूल हुई है क्या? भूल? कैसे भूल? आपने तो हमें पराया कर दिया है, हमारी तरफ देखते भी नहीं, न बच्चों से बतियाते। कितनी बार समझाया तुम्हें? हम घर में बैठ के खटिया तोड़ने वालों में से नहीं है। हम मेहनत करते हैं पैसा कमाने के लिए। ये घर में जो टीवी देख रही हो, फ्रिज देख रही हो, बच्चों की फीस देख रही हो, बच्चे के नए नए कपड़े देख रहे हो, कहाँ पे आते हैं? इसके लिए हम मेहनत करते हैं, विद्यार्थियों की ट्यूशन लेते हैं हम। बच्चे सो रहे हैं, ट्यूशन लेते हैं तो अपनी ज्योति को क्यों नहीं ले जाते साथ में? नहीं ले जा सकते। क्यों? कह दिया ना एक बार, नहीं ले जा सकते मतलब नहीं ले जा सकते। अरे अपनी बेटी को ले जाने में क्या परेशानी है? बहुत हो गया, अब ज्यादा बकवास करेगी ना और मेरे सर पे चढ़ने की कोशिश करेगी तो याद रख, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही थी कि हमारी ज्योति भी सीख जाती साथ में। एक बार तुझसे कह दिया ना कि ज्यादा बकवास मत कर, तू मेरी बीवी है, बीवी की तरह रहे, पुलिस वाली मत बन। अगर मेरे काम के बीच टांग आएगी ना नहीं तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? ये ले बेटा, पी ले बेटा। ज्योति, घर का ध्यान रखना, हम अभी आते हैं। छोड़िए मुझे, छोड़िए, छोड़िए मुझे, छोड़िए, लगता है कोई आया है। कौन है? दरवाजा खोलिए, हम हैं अंबिका। कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही? कामिनी, तू यहाँ क्या कर रही है? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? तेरी हिम्मत कैसे हुई आने की? वो कामिनी, वो क्यों भागी इस तरीके से? क्या कर रही थी वो यहाँ? खाली स्कूल में बंद कमरे में कौन सी पढ़ाई हो रही थी यहाँ पे? तो मुझसे सवाल करेगी? मुझसे सवाल करेगी? आता कि नहीं तो सर? कि तू मेरे काम में अगर टांग अड़ाएगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पति द्वारा पत्नी का दमन हमारे इस पुरुष प्रधान समाज का एक विकृत चेहरा है, और दुख की बात है कि ज्यादातर पत्नियां खुद पर या किसी और पर होने वाले इस जुल्म की मूक दर्शक बनी रहती हैं। अंबिका के साथ जो हुआ, ऐसे ज्यादातर मामलों में महिलाएं डर कर सहम कर चुप बैठ जाती हैं।
कुछ नहीं करती, लेकिन अंबिका किसी और ही मिट्टी की बनी थी। वो इस अन्याय और अत्याचार को देखकर चुप नहीं बैठने वाली थी। हाँ, यहाँ क्यों आई है? हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। तुम वहां क्या कर रही थी? हम आपके हाथ जोड़ते हैं, आप यहाँ से चली जाइए। डरो मत कामिनी, हमें बताओ, हम जानना चाहते हैं। हम आपको कुछ नहीं बता सकते, हमें माफ कर दीजिए और चली जाइए यहाँ से। हम चले जाएंगे, हम सिर्फ एक बार तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। हम कुछ नहीं बोल सकते। हमारे माँ बाबू जी को अगर इसकी भनक तक भी लग गई ना, वो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और खुद भी शर्म से कुएं में कूद कर मर जाएंगे। मैं आपके पैर पड़ती हूँ, दुआएं देते, चली जाइए यहाँ से, चली जाइए, अब यहाँ से चली जाइए। हम उनकी इच्छा पूरी नहीं करते तो वो हमें परीक्षा में फेल कर देते। कामिनी को जरूरत थी अपने शिक्षक कमलेश्वर के खिलाफ कंप्लेंट करने की। अगर उसने पुलिस में शिकायत दर्ज की होती तो जोर जबरदस्ती करके किसी महिला की गरिमा का हनन करने के लिए आईपीसी की धारा 354 या फिर बलात्कार के जुर्म में आईपीसी की धारा 376 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती थी और कामिनी बच जाती। लेकिन दुर्भाग्यवश कामिनी में अंबिका जितनी हिम्मत नहीं थी। माँ, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? दूर, बहुत दूर। जाओ, अभी चली जाओ। और तुम नहीं गई ना तो तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकालूंगा, समझ गई? हाँ हाँ, चले जाएंगे। ज्योति गोपाल, चलो। नहीं, बच्चे यहाँ से नहीं जाएंगे। बच्चे अपने बापू के पास रहेंगे। जाओ बच्चों, तुम लोग अंदर जाओ। बच्चे हमारे साथ जाएंगे। तूने जो भी किया है ना, उसके बाद तू उनका बाप कहलाने के लायक नहीं है। बच्चे यही रहेंगे। जाओ, तुम दोनों अंदर जाओ। सुना नहीं तुम दोनों ने? चल हट। अंबिका, पीछे हट। अंबिका ने असाधारण हिम्मत दिखाई और अपने पति को छोड़ दिया। वो अपने बच्चों के साथ पड़ोस के गांव राजापुर में जाकर रहने लगी। अंबिका अपने बच्चों को कमलेश्वर के साय से भी दूर रखना चाहती थी, इसलिए हर पल उनकी निगरानी करती। उधर पत्नी के जाने के बाद कमलेश्वर को पूरी आजादी मिल गई। उसने अंबिका को चरित्रहीन बताकर पूरे कार्वी में बदनाम कर दिया। कमलेश्वर की एक और कमजोरी भी थी, वो बहुत जल्द अमीर बनने के लिए किसी शॉर्टकट की तलाश में था और इस बात की भनक किसी और को भी थी। अरे आइए आइए मियां मंसूर, स्वागत है आपका हमारे स्कूल में। यहाँ का रास्ता कैसे भूल गए आप? अरे ऐसे ही, काफी दिनों से अपने यार की शक्ल नहीं देखी तो चला आया। और कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे क्या सुनाए मंसूर मियां, बस चवन्नी अठन्नी निकाल लेते हैं, इतना समझ लो। क्या मियां, सोने की खान पर बैठे हो और चवन्नी ठंडी की बातें करते हो? कौन सी सोने की खान की बात कर रहे हो मियां? यहाँ तो आधे विद्यार्थी फीस ही नहीं दे पाते। मैं फीस की बात नहीं कर रहा हूं। तो उस दिन डॉक्टर मंसूर से बात होने के बाद कमलेश्वर ने एक जाल बिछाना शुरू किया, लेकिन वो क्या करने जा रहा था इस बात की उसने किसी को भनक तक नहीं होने दी। सबसे पहले उसने अपने स्कूल से एक एजुकेशनल टूर के लिए कुछ लड़कियों को चुनना शुरू किया। अब वो घड़ी आ गई है कि आप लोगों को ये बता दिया जाए कि कौन कौन से विद्यार्थियों का चयन हुआ है। गंगा किनारे प्रवास पे जाने के लिए जिन विद्यार्थियों का चयन हुआ है उनका नाम इस प्रकार है, मैं बताता हूं। आरती, नुसरत, खुशबू, सुखमी, रानी, रीटा। मुबारक हो, आप सभी को मुबारक हो। प्रवास के लिए चुनी गई लड़कियों को वो नए नए उपहार देकर खुश करने लगा। साथ ही साथ उसने लड़कियों के माँ बाप का विश्वास जीतना भी शुरू कर दिया। अरे मास्टर जी, आपने काहे तकलीफ की?
लीजिए चाय लीजिए। नहीं नहीं, चाय नहीं पीऊंगा। अब छुट्टी के बाद इसे रोका था तो घर पर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी थी। और एक बात याद रखिए, माता, पिता और गुरु, इन तीनों का दर्जा एक समान होता है। जैसे मेरे लिए मेरी ज्योति है, वैसे मेरे लिए खुशबू है। अच्छा, चलता हूँ और शैक्षणिक प्रवास की तैयारी अच्छे से करना। अरे खाते क्यों नहीं? हर दिन वही दाल चावल। हमारे घर में सब्जी क्यों नहीं बनती? आज के दिन खा लो, कल कुछ ला देंगे सब्जी। इसे तो अच्छा हम बापू के साथ थे, अच्छा खाना तो मिलता। क्या बोली? क्या बोली तू? खबरदार उस आदमी का नाम भी लिया लो। मेरा बच्चा क्या कर रहा है? बाबू और ये देखो, तुम्हारे बापू ने तुम्हारे लिए क्या लाए हैं? क्या? बहुत ही खूबसूरत बूंदे हैं। हाय, कितने सुंदर है। बाबू बहुत सुंदर है। हाँ? अच्छे लग रहे हैं ना मेरे पर? देखो देखो, अरे हाँ, मेरी बिटिया तो बहुत सुंदर लग रही है। अब ये बता, ये बूंदे ही देखती रहेगी, अपने बापू को पानी वानी भी पिलाएगी? हाँ, अभी लाएगी। बापू आप बैठो ना। ठीक। मैं आपके लिए चाय बना दूं? नहीं नहीं नहीं, तो बैठ, तो मेरे पास बैठ। तू तो जानती है ना बेटा कि तेरा बापू तुझसे कितना प्यार करता है, लेकिन तेरी माँ वो तुझे मेरे पास आने ही नहीं देती। आज तुझसे बहुत ही खास बात करने आया हूं, लेकिन तुझे वादा करना होगा कि ये बात तू अपनी माँ को नहीं बताएगी। ऐसी क्या बात है बापू? पहले वादा कर। वादा नहीं बताऊंगी। मैं ना तुझे घुमाने ले जाने वाला हूँ। घुमाने? कहाँ? बहुत अच्छी जगह, बहुत ही खूबसूरत जगह। वहां ना बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं, झरने हैं, नदियां हैं। कितना मजा आएगा ना, है ना? अब अपने बापू को चाय नहीं पिलाएगी? अभी बनाती हूँ। ज्योति, माँ, ये ले बेटा, पानी लेके आ मेरे लिए। गोपाल नहीं आया अभी तक स्कूल से? आया था, रघु की खेत पर गया है, अभी आ जाएगा। कोई आया था क्या? नहीं माँ, मैंने पीछा है, मैं चाय बना कर आती हूँ। रुक, ये बूंदे कहाँ से आई? ये बूंदे किसने दी? बूंदे ये बता। किसी ने नहीं माँ। तेरा बाप आया था ना, बता, बोल, किसने दी बूंदे? वो यहाँ भी पहुंच गया, राक्षस। हाँ डॉक्टर साहब, पैकेट तैयार है, कल लेके निकल रहा हूँ। सारा दिन मस्ती करते रहता है, जरा कुछ सीख अपनी बहन से। ज्योति, ज्योति कहाँ गई? तुझे पता है? नहीं तो। चल हम लोग जा रहे हैं। कहाँ? कारवी, तेरे बाप के पास। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए,
चिंता मुक्त हो जाइए, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे मास्टर जी, जब साथ में आप जा रहे हैं तो चिंता काहे की? भाई मैं तो सभी लोगों से यही कहता हूँ कि प्रवास में एक लड़की के पिता नहीं, 7 लड़कियों के पिता हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। चलिए बच्चों, चलिए चलिए, जल्दी 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 जल्दी। बाय बाय बाय। ठीक है, चलिए। बाय बेटा, बाय 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 बाय। नमस्ते भाभी। ज्योति आई थी यहाँ? नहीं तो। आपने उसे कहीं देखा है? नहीं, वो तो तेरे साथ राजपुर में रहती थी ना। नमस्ते। आपने ज्योति को देखा है कहीं? अरे वो तो गई। गई? कहाँ गई? प्रवास पे। कौन सा प्रवास? कौन ले गया उसे? अरे मास्टर जी लेके गए हैं उसे, और कौन लेके जाएगा? कुल मिला के 7 लड़के गई हैं उनके साथ। क्या? उस दानव के साथ आपने लड़कियों को भेजा कैसे? अरे शर्म करो अंबिका, तुम दोनों में जो भी बीती हो उससे हमें कोई दरकार नहीं है। मास्टर जी भले आदमी हैं, उनका तो अपमान मत करो। भला आदमी? भला आदमी काहे का? स्कूल के नाम पे गोरख धंधे करता था, मजबूर लड़कियों का फायदा उठाता था। आप जानती नहीं है उसे? बस अंबिका बस, अब हमारी जुबान मत खुलवाओ। तुम काले चरित्र की थी, इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया गया, और अब उस भले आदमी पे कीचड़ उछाले जा रही हो। मैं काले चरित्र की? इनके भी कपड़े नहीं है, ज्योति के भी कपड़े गायब हैं। सब लो। अरे घनश्याम, तुम इधर? सामान लेने आए। कौन सा सामान? ये सारा सामान बेचकर गए मास्टर जी, बोले बाद में लेकर जाना, और दूसरी चाबी भी दे गए थे। सारा सामान बेच कर गए? क्यों? पूछे तो बोले नया घर लेने वाले हैं, नया सामान खरीदेंगे। अगर कमलेश्वर एजुकेशनल टूर पर गया था तो फिर वो अपना घर और सारा सामान बेचकर क्यों गया? और उसकी बेटी ज्योति अपने सारे कपड़े बांधकर क्यों ले गई? अंबिका अपने पति को जानती थी, और उसे अंदेशा हो गया कि शायद इस बार वो पहले से भी ज्यादा घिनौनी कोई हरकत करने जा रहा है। आखिर वो सारी लड़कियों को लेकर कहां जा रहा था और क्यों? ये सोचकर कि कहीं ज्यादा देर ना हो जाए, अंबिका ने फौरन पुलिस का दरवाजा खटखटाया। कुछ कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वो आदमी ठीक नहीं है। वो ठीक आदमी नहीं है और तुम ठीक औरत हो, है ना? अभी सवाल ये नहीं है कि हम क्या है और क्या नहीं, सवाल ये है कि वो मेरी बेटी को अगवा करके लेके गया। तुम्हारी लड़की को लेकर? कोर्ट में तलाक हुआ है तुम्हारा? नहीं। तो फिर वो उसकी भी लड़की हुई ना। और एक बाप अगर अपनी बेटी को कहीं ले जाए तो उसे अगवा करना नहीं कहते, समझी आप? पर ज्योति अकेली नहीं है, उसके साथ 6 और लड़कियां भी तो है। तो फिर वो 6 लड़कियों के माँ बाप कहाँ हैं? वो फरियाद करने क्यों नहीं आ रहे? वो हमारी बात नहीं मान रहे सर, आप बुलाइए और समझाइए उन्हें। देखिए, अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम यही धरना देंगे। आखिर मासूम बच्चों के भविष्य का सवाल है। ठीक है, हम उनकी बात भी सुन लेते हैं। हमें मास्टर जी पर पूरा भरोसा है दरोगा साहब। और जे उस देवता समान आदमी पर लांछन लगाना चाहती है। हमारी लड़कियां बिल्कुल सुरक्षित हैं साहब, वो धूमनगंज गई हैं, हमें सब पता है। तो अब आपका क्या कहना है? साहब, आप मेरा यकीन कीजिए,
वो आदमी बहुत चालाक है। माफ कीजिए मैडम, हम यकीन पे FIR दर्ज नहीं कर सकते। सब जरा सोचिए कि कोई आदमी अगर शैक्षणिक प्रवास पे जा रहा है तो वो अपना पूरा सामान बेच के क्यों जाएगा? सिर्फ सामान बेचने से कोई क्रिमिनल थोड़ी ना बन जाता है। अगर आपके पास कोई और सबूत है तो लाइए। हमें बख्श दीजिए, हमें जिंदा रहना है। तुम अगर मुंह नहीं खोलोगी तो पता नहीं कितने और लड़कियों का शोषण करेगा वो कामिनी। मैं हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमारे साथ जो होना था वो हो चुका है। हम थाने जाके क्या कहेंगे, किस मुंह से कहेंगे? ये हमारे परिवार और हमारी जिंदगी का सवाल है। हमें बख्श दीजिए, हमें बख्श दीजिए। कोई भी अंबिका की बात सुनने को तैयार नहीं था। कमलेश्वर ने बच्चियों के माता पिता को ऐसी उल्टी पट्टी पढ़ाई थी कि वो उसे देवता मानते थे। पुलिस भी FIR लिखने को तैयार नहीं थी क्योंकि कोई सबूत नहीं था। ऐसी विषम परिस्थितियों में कोई भी औरत बड़ी आसानी से टूट जाती, लेकिन अंबिका टूटने वालों में से नहीं थी। उसने खुद अपनी बेटी को ढूंढ निकालने का फैसला कर लिया और अपने 14 साल के बेटे गोपाल के साथ धूमनगज्जा पहुंची। भैया जरा ये देखना चाहिए फोटो। इस लड़की को देखा है आपने इधर कहीं पे? 6-7 लड़कियां होंगी, साथ में कोई मोटा सा आदमी होगा। अरे भैया जरा ये फोटो देखना, आपने इस लड़की को देखा है? माँ हम उन्हें यहाँ क्यों ढूंढ रहे हैं? वो लोग कारवी से यही आने वाले थे और फिर यहाँ से होके गंगा किनारे के दूसरे शहरों में जाने वाले थे। इसका मतलब जहाँ भी गए होंगे यहीं से होकर गए होंगे। आइसक्रीम वाला, ठंडा मीठा बढ़िया आइसक्रीम। अरे माँ मुझे आइसक्रीम खानी है। हरगिज नहीं है, हर बार सफर में कुछ ना कुछ ठंडा खा के अपना गला खराब कर लेते हैं और फिर बीमार पड़ जाते हैं। हो गया भैया जी, एक आइसक्रीम दो। मत दिलाइए उसे आइसक्रीम, रहने दीजिए। आप भी ना। क्या मत दिलाइए, एक आइसक्रीम खाने से कुछ भी नहीं होता। आइसक्रीम वाला भैया आप तो इधर ही घूमते रहते हो ना, जरा देखना तो ये लड़की को आपने देखा है क्या? 5-6 लड़कियों के साथ आई होगी, कोई मोटा सा आदमी होगा साथ में। उसे आइसक्रीम खाने का बहुत शौक था। हाँ सवेरे आके गए हैं लोग और इनके साथ तो 6-7 लड़कियां थी, उसमें से कुछ लड़की आइसक्रीम भी खा रही। अरे तभी कहां से एक लफंगा आ गया और लड़कियों को छेड़ने लगा। तो भगवान भला करे कि उसी समय हवलदार साहब आ गए और वो लफाका दिए लफंगे को, वो मारे हैं कि सारा जिंदगी भर ना ही भूलेगा। तो कहाँ गए वो लोग? सवेरे 8 और 9 के बीच में वो लोग बस पकड़े थे। बस कहाँ के लिए? कुछ तो बातें की होंगी उन लोगों ने। गाजीपुर की बस थी। गाजीपुर कैसे जाएंगे हम लोग? अरे अब तो गाजीपुर के लिए तो यहाँ कोनो बस आज नहीं है। अब जो भी बस मिलेगा आपको सवेरे मिलेगा। हमें जल्दी जाना है भैया। अगर आपको जल्दी जाना है तो ऐसा कीजिए कि आप ना बनारस का बस पकड़ लीजिए। अब बनारस से आपको कई सवारी गाड़ी मिलेगी गाजीपुर के लिए। शुक्रिया भैया। आइसक्रीम वाला, भैया ये लड़की को देखो, 6-7 लड़कियों के साथ आई होगी आज सुबह। हाँ कोई मोटा सा आदमी होगा उसके साथ, गंजा सा। नहीं
भैया 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 सुनो, ये लड़की को आपने देखा है? माँ या किसी को कुछ नहीं पता, हम वापस चलते हैं। नहीं बेटा, यहाँ से कोई भी रिक्शा या टांगे वाला उनको नहीं ले गया। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो लोग किसी नजदीकी होटल या धर्मशाला में ठहरे हो। माँ लेकिन यहाँ हमें पक्का कुछ नहीं पता, ऐसे में हम उनको कहाँ ढूंढेंगे? थोड़ी देर और ढूंढ लेते हैं, अगर नहीं मिलेंगे तो क्या, ढूंढना तो है ही ना। चल जल्दी चाय पी ले, आज चलते हैं। और भैया ये गोरखपुर जाना है, चलेंगे ना सर? लीजिए। लीजिए लीजिए, आप सब लीजिए, चलिए। अरे चलिए, क्या कर रहे हैं आप? परेशान कर रखा है पूरा का पूरा मेरा धर्मशाला देखो बिगड़। क्या बात है भैया, क्या बात है? माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। अरे माफ तो कर दिया, लेकिन अरे अमरेश्वर, इतनी जल्दी में क्यों? मंसूर भाई, ऐसी बात है कि मैंने गाड़ी कर ली है और जल्दी निकलना है। मैं लड़कियों को बता के आता हूँ। तुमने को पता है अंदाज़ सपना मूवी में सलमान और आमिर एक लड़की से प्यार करते हैं और आमिर कितना क्यूट दिखता है ना। लड़कियों, अब हमारे कार्यक्रम में थोड़ा सा बदलाव आया है। हम लोग आज वापस नहीं जा रहे। क्यों? अरे भाई, आप लोगों को और घूमने का मौका मिलेगा। और आप लोगों को पता है कि हम लोग कहाँ घूमने जाने वाले हैं? गोरखपुर। अरे और सुनो, आप लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों के पेरेंट्स से बात कर चुका हूँ। चलो सामान पैक करो, जल्दी भैया। अरे लड़कियां, जल्दी करो। चलो पकड़ो बैग पकड़ो। चलो ज्योति चलो। अरे भैया सुनो, जरा देखना, इस लड़की को देखा है कहीं? बेटा, पर्दा गिरा दो। ड्राइवर जल्दी चलो, बहुत देर हो रही है। चलो। जी नमस्ते, आपने इस लड़की को देखा है क्या? इसके साथ 6-7 और लड़कियां थी, एक मोटा सा आदमी था। हाँ, जिसके बाद हाँ, ये लोग तो अभी गए हैं यहाँ से। अभी? हाँ। पीजिए, पानी पीजिए। लेकिन कुछ तो पता होगा आपको, कहाँ गए वो लोग? मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन हाँ, मैं अपने अतिथियों के लिए जिस ट्रैवल एजेंसी से किराए की जीप मंगाता हूँ, उसके मालिक को जरूर पता होगा। मैं उसे अभी बुलवाता हूँ। हाँ मैडम, हमारी ही गाड़ी से तो गए हैं हम लोग। किसको लेकर? कहाँ गए वो लोग? वो ड्राइवर बता रहा था कि कुछ 8 लोग थे, और हाँ, उन्होंने कुछ खास पर्दे वाली जीप मंगवाई थी। और ये भी बता रहा था कि उनके साथ कुछ लड़कियां भी थी। कहाँ गए वो लोग? गोरखपुर? हाँ मैडम, यहाँ से बहुत लोग गोरखपुर जाते हैं बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए, और कुछ लोग बॉर्डर पार चले जाते हैं। बॉर्डर पार? गोरखपुर और बॉर्डर दोनों सटा हुआ है।
आपका मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। धन्यवाद मैम। लेकिन वो लड़कियों को बॉर्डर पार क्यों लेके जाना चाहता है? आप आइए, मैं आपको बताता हूँ। बेटा तुम यहीं बैठना। बहन जी, आपको जितनी जल्दी हो सके इसी वक्त पुलिस स्टेशन चले जाना चाहिए। क्यों? तो मतलब आपको ये पता नहीं कि बॉर्डर के पार लड़कियों को ले जाने का मतलब क्या है? क्या? देह का व्यापार। लड़कियों को बॉर्डर के पार ले जाकर दूसरे देश के खरीदारों को बेच दिया जाता है। जैसा आप कह रही हैं कि उस आदमी की नीयत ठीक नहीं है, तो पक्का समझिए कि वो बॉर्डर पार जाकर उन लड़कियों को बेच देगा। वो बॉर्डर पार कर सके उससे पहले ही हमें उसे रोकना होगा। बहन जी, आप तो ऐसा कीजिए, जितनी जल्दी हो सके पुलिस में चले जाइए। लेकिन अगर लड़कियां कार्रवाई की हैं तो एफआईआर वहीं दर्ज होनी चाहिए। अब आप ही कुछ कीजिए ना साहब, वक्त बहुत कम है। अगर वो लोग बॉर्डर पार कर गए तो गजब हो जाएगा साहब। हेलो, कार्बी पुलिस स्टेशन। गोरखपुर गए हैं? हाँ हाँ हाँ, सारी लड़कियों के माँ बाप यहीं पर हैं। हाँ, हमने एफआईआर दर्ज कर ली है। आप गोरखपुर पुलिस से बात कर लीजिए। ओके, हम अभी और इसी वक्त यहां से निकलते हैं। क्या हुआ साहब, कुछ पता चला? हाँ, वो लड़कियों को लेकर गोरखपुर गया है। गोरखपुर? काहे? हमें तो बताया गया था कि वो गंगा के किनारे का शैक्षणिक प्रवास है। अंबिका ठीक कर रही थी, हमने उसकी एक न सुनी। हमारी बच्ची को बचा लीजिए साहब, बचा लीजिए उन्हें। आप चिंता मत कीजिए, एफआईआर दर्ज हो गई है। हम गोरखपुर पुलिस को अलर्ट कर देंगे कि वो ऐसे किसी भी ग्रुप को बॉर्डर पार न होने दें। आप निश्चिंत होकर जाइए। ये अंबिका की मेहनत और हिम्मत ही थी कि पुलिस को और लड़कियों के माता पिता को कमलेश्वर के षड्यंत्र के बारे में पता चल सका। उन्हें अब जाकर अंबिका की बात पर यकीन हुआ कि कमलेश्वर लड़कियों को एजुकेशनल टूर पर नहीं ले गया था, उसके असली इरादे कुछ और ही थे। पुलिस ने अंबिका को तसल्ली दी कि लड़कियां वापस आ जाएंगी, लेकिन जब सवाल अपनी बच्ची का हो तो एक मां किसी पर भी भरोसा नहीं करती, फिर वो चाहे पुलिस ही क्यों ना हो। मिश्रा जी की मदद से अंबिका खुद ही गोरखपुर के लिए रवाना हो गई, लेकिन उस रात गोरखपुर की एक धर्मशाला में कुछ और ही हो रहा था। हेलो हेलो सर, कहाँ हैं आप? गोरखपुर पहुंच गए हम। सर, यहाँ बहुत हंगामा हो गया है। हंगामा? पुलिस ने यहाँ करबी में एफआईआर दर्ज कर ली है और अब तक तो गोरखपुर पुलिस को भी बता दिया होगा। आप यदि इनके साथ रहे तो आप भी फंस जाएंगे। हमारा ऑपरेशन तो समझो अब खतरे में है। क्या बोल रहा है तू? और तू है कहाँ? करबी में? हाँ, मैं आपसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकता, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। डॉक्टर साहब, बॉर्डर बंद है। किसी राजनीतिक पार्टी ने बंद का ऐलान किया है। मुझे तो लगता है कल भी बंद रहेगा। अरे तो इसमें चिंता की बात क्या है? एक दिन और रुकते हैं, घूमते फिरते हैं, परसों बॉर्डर पार कर जाएंगे। अच्छा ठीक है ना? ठीक है, मैं वो लड़कियों को। हाँ बिल्कुल। डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर मंसूर।
डॉक्टर मंसूर, डॉक्टर मंसूर, कुछ गड़बड़ है। ज्योति, ज्योति, बापू क्या हुआ बापू? जल्दी से सामान बांध ले, चल जल्दी कर। लेकिन क्यों? उठ जाएगा कोई, चल जल्दी कर, चल सामान ले जल्दी, जल्दी कर। अरे भैया देखना जरा, कहीं देखा इसको? ओ भैया भैया जरा देखना तो, कहीं देखा इसको? माँ मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं रुक के आराम कर लेते हैं। आराम का वक्त नहीं है बेटा, वो लोग कहीं दूर चले गए तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दूर? लेकिन कहाँ? आपको किस बात का डर है? तेरा बापू बहुत बुरा आदमी है बेटा, इसी बात का हमें डर है। लेकिन तू जब बड़ा होगा तभी ये सब समझ पाएगा। चल ढूंढते हैं अभी। बापू ये सब? और वो दूसरी लड़कियां? लड़कियां आ जाएंगी, बिल्कुल भी चिंता मत कर, ठीक है? चल। क्यों भाई, इतनी जल्दी क्या है? अरे लड़की कौन है? ये मेरी बिटिया है। और दूसरी लड़कियां? दूसरी लड़कियां? कौन कौन दूसरी लड़कियां? वही जिन्हें बॉर्डर पार ले जा रहा है। कौन सी लड़कियां? पुलिस से आंख में चोली करते हो? तेरी खबर गाजीपुर से आ चुकी है, थोड़ी देर में पूरी पुलिस आने वाली है। पता अब क्या करना है? बिटिया तू वहां कुर्सी पे बैठ, मैं अभी हवलदार साहब से बात करके आता हूँ, ठीक है? हवलदार साहब, हवलदार साहब, मुझे भी कुछ खिदमत का मौका दीजिए ना। मतलब? चलो कहाँ पे लेकर जा रहे हो? मुझे सोना है। चलो चलो बताता हूँ, चलो। मुझे सोना है। चल जल्दी चल। आपने खुशबू को उसके पास क्यों भेजा? अरे वो सब बाद में बताऊंगा, चल तू। नहीं पहले बताइए, वरना मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी। बस सच कहती थी, आप अच्छे आदमी नहीं हो। चल चल। ज्योति, 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 मुझे बचा लो। क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या किया इसने तुझे? अंबिका, तू यहाँ क्या कर रही है? कोई मुझे बचाओ, बचाओ, बचाओ। हवलदार साहब देखिए, मेरी बात सुनिए ना हवलदार साहब। हाँ अंबिका, तू मेरे काम के बीच में टांग मत अड़ाओ। तू अपनी बेटी अपने पास रख, मुझे नहीं चाहिए तेरी बेटी। कमीने, तू ले जा अपनी बेटी, पति परमेश्वर होता है। अंबिका देख, तू ऐसा नहीं कर सकती, तू अपने पति को मारेगी। अरे मेरी बात तो सुनिए साहब। अरे मैंने कुछ नहीं किया इंस्पेक्टर साहब। कमलेश्वर की दी हुई जानकारी की मदद से पुलिस ने डॉक्टर मंसूर और उसके गिरोह को भी पकड़ लिया, जो कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी का काला धंधा करते थे। ये लोग भारत के विभिन्न प्रांतों से लड़कियों को बहला फुसलाकर पड़ोसी देशों में ले जाते और फिर उन्हें विदेशियों के हाथ बेच देते। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए भारत सरकार ने ITPA यानी कि इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट जैसे सख्त कानून बनाए, जिनके तहत अपराधियों को 7 साल से लेकर के आजीवन कारावास तक की सजा दी जा सकती है।
इसके अलावा आईपीसी की धारा 366A और 372 के तहत भी अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। अंबिका की असाधारण हिम्मत की बदौलत ही इन 7 लड़कियों की जिंदगी बच पाई। लेकिन किसने सोचा था कि इतना सीधा साधा सा दिखने वाला एक शिक्षक, जिसे समाज में बहुत ही आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, वो इंसान की खाल में हैवान निकलेगा। ये घटना हम सभी माता पिताओं के लिए एक चेतावनी है कि जब सवाल अपने बच्चों का हो तो 100 बार जांचने परखने के बाद ही किसी पर भरोसा करें। लेकिन दोस्तों, कानून तभी असरदार होगा जब हम सब चौकन्ने रहेंगे। आज जरूरत है कि सभी बच्चों के माँ बाप, खासकर लड़कियों के माता पिता, बेहद सावधानी बरतें। तभी हम समाज में घूम रहे कमलेश्वर जैसे दरिंदों को पहचान पाएंगे और उनसे लड़ पाएंगे। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान